बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सैयद शारिक वक़ार ग्लास इंडस्ट्री के अपने दूसरे एपिसोड के साथ आज हम कॉस्टिंग पे और अकाउंटिंग पे बात करेंगे। इसकी पहले एपिसोड में हमने आपको ग्लास इंडस्ट्री के प्रोसेस के बारे में बताया था। तो आज भी इस प्रोसेस को थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। ग्लास का मेन इंग्रेडिएंट जो है वो सिलिका सैंड है, और उसके साथ लाइम स्टोन और सोडा ऐश मिला के हम जो है इसका ग्लास को तैयार करते हैं। मैंने आपको बताया था कि 1600 डिग्री से लेके 1725 पे सिलिका सैंड पिघलता है और वो ग्लास की शक्ल इख्तियार करता है, लेकिन उसमें दूसरे केमिकल्स भी मिलाए जाते हैं। कलर देने के लिए भी होता है, क्योंकि ग्लास ट्रांसपेरेंट भी बनता है, यानी फ्लिंट ग्रीन और एम्बर, उसमें जो ब्राउन जो होता है जो दवाओं में बोतल इस्तेमाल करते हैं उसको उसमें भी बनता है। तो हम कंटेनर ग्लास इंडस्ट्री को बेस बना के बात कर लेते हैं आज। तो इसका जो प्रोसेस यही है कि स्टार्ट में सिलिका ली जाती है, उसको वॉश किया जाता है, फिर उसमें मैग्नेटिक सेपरेटर से गुजार के उसके अंदर जो आयरन पार्टिकल्स होते हैं उनको अलहदा करते हैं, फिर उसे हीटिंग चैम्बर से गुजारा जाता है, फिर उसमें उसको बैचिंग प्लांट की तरफ ले जाते हैं। उसमें आपको जो दूसरे कंपोनेंट होते हैं उनको भी मिला दिया जाता है। कलट इस्तेमाल किया जाता है, जो टूटा हुआ शीशा होता है वो सस्ता भी मिलता है और वो कम टेम्परेचर में भी मेल्ट हो जाता है, इस वजह से उसको लिया जाता है। इन सबको मिक्स करके एक प्रॉपर रेशो में मिक्स करके फर्नेस में डाला जाता है, जहाँ उसको एक हाई टेम्परेचर पे उसको सोडा ऐश, क्योंकि उस टेम्परेचर को गिरा देता है तो उसको वो फ्यूल सेविंग भी होती है उसकी वजह से, वरना ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ये मेल्टिंग प्रोसेस पड़ता है। तो फिर उसके बाद जब ये फर्नेस में चला जाता है, ये मेल्टिंग प्रोसेस होता है, वो मेल्ट हो जाता है। मेल्ट होने के बाद इसमें इसको थोड़ा सा कूल किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तकरीबन बिल्कुल लिक्विड से थोड़ा सा ऊपर होता है। उसको थोड़ा सा विस्कस बनाने के लिए थोड़ा सा कूलिंग की जाती है, ताकि एक बिल्कुल लावे की शक्ल का ये थोड़ा सा विस्कस गाढ़ा गाढ़ा सा एक इसका शक्ल इख्तियार कर दे। तो फिर तो वो गाढ़ी सी शक्ल जो है वो फीडर्स के थ्रू जो है वो मोल्ड में गुजारी जाती है, जहाँ हवा डाली जाती है ब्लोअर्स में के थ्रू, उसमें से हवा ब्लो की जाती है, जिससे वो बोतल की शेप बनती है, यानी कि वो जो लावा है वो अपनी शेप छोड़ता है। और उससे वो उसके बाद ये है कि इसको एक ब्लोइंग प्रोसेस के बाद इसमें एक हॉट एंड कोटिंग की जाती है। इसमें इसके ऊपर एक टिन की लेयर चढ़ाई जाती है तकरीबन 350 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, जो बॉटल्स को स्ट्रेंथ देती है। और उसके बाद जो है वो क्या बॉटल स्ट्रेंथ मिल जाती है। ब्लोइंग के बाद इसके अंदर हॉट एंड कोटिंग की जाती है, यानी कि इसको गर्म करके और मज़ीद टेम्परेचर दे के, क्योंकि जो बॉटल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ठंडी होनी शुरू होती है, तो उसको मज़ीद स्ट्रेंथ दी जाती है तकरीबन 350 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। एंड देन उसके बाद उसको एनीलिंग लेयर के बाद कोल्ड एंड कोटिंग की जाती है, तकरीबन 100 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर। उसमें भी टिन लेयर दोबारा गुजारी जाती है, तो उसमें जो बॉटल के अंदर जो सरफेस जो है उसकी काफ़ी स्मूथ हो जाती है। देन अगर प्रिंटिंग होती है तो उसे प्रिंटिंग में ले जाते हैं, अदरवाइज उसको फिर क्वालिटी कंट्रोल में ले जाते हैं, जहाँ उसके अंदर जितने भी उसमें प्रॉब्लम्स होते हैं, जो उसमें डिफेक्ट्स आ रहे होते हैं, बबल्स आ जाते हैं, बाज़ औक़ात उसमें पार्टिकल्स आ जाते हैं, उन पार्टिकल्स को, डस्ट पार्टिकल्स को अलहदा करके उन बॉटल्स को रिजेक्ट कर दिया जाता है, और बाकी जो है वो फिनिश गुड तैयार हो जाती है पैकिंग के लिए। ये तो प्रोसेस था। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि मैं एक चीज़ आपको ये भी पहले भी मैंने अपनी ग्लास के अंदर एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ग्लास का सीलिंग यूनिट जो है वो बेसिकली पीस में, और ग्लास का जो प्रोडक्शन यूनिट है वो टन्स में। अब यहाँ ही समझ लीजिए कि जो प्रोडक्शन है वो दो तरह से काउंट होती है। पुल टन्स यानी कि जो ग्लास मेल्ट हो, जो फर्नेस में मेल्ट किया गया, पिघला है, ठीक है, अब वो 20 टन से लेके 700 टन तक के साइज़ होते हैं। फर्नेस के साइज़ पर डिपेंड करता है, पर डे वो इतनी प्रोडक्शन मिल जाती है। जबकि जो उसके बाद जो पैक्टन्स हैं वो है वो जो फिनिश गुड जो है वो आपकी अवेलेबल फॉर सेल है, ठीक है, जो उसमें से जितने भी डिफेक्ट्स वगैरह हैं आपने वो उसमें से सही पार्टिकल्स जो हैं, सही बॉटल्स हैं वो आपने चूज़ कर लिए, वो रेडी टू सेल जो हैं उसको आप फिनिश गुड्स कहते हैं। तो इसके दरमियान की जो होती है वो बेसिकली डिस्कार्डेड जो प्रोडक्ट होती है वो दोबारा कलट की सूरत में, टूटे हुए शीशे की सूरत में दोबारा हम यूज़ कर लेते हैं। तो ज़ाहिर है वो जो लॉस है वो इस तरह से कवर भी होता है। लेकिन इसमें भी कुछ इश्यूज़ आते हैं। एक तो ये है कि जब जो फ़र्क आता है वो क्यों आता है, जो एफिशिएंसी लेवल ज़ाहिर है कि आपने अगर 100 टन पुल किया और आपने बनाया सी, तो ये 20 का जो है वो काम गया। तो ये क्यों वजूहत क्यों होती है, उसमें से एक वजह ये भी होती है कि जब कलर चेंज होता है, बाज़ औक़ात मोल्ड की सेटिंग सही नहीं होती, कलर चेंज हो रहा था, तो वो जो उसमें मोल्टन लावा जो गॉप होता है या जो शीशा पिघला हुआ होता है वो ड्रॉप होता रहता है, वो गिरता रहता है। तो उसको एक जगह जमा करके उसे दोबारा उठा लेते हैं, उसकी कोई शेप नहीं होती, लेकिन वो दोबारा से रीयूजेबल होता है।
अच्छा, इसमें और इसके अलावा जो डिफेक्टेड बॉटल्स होती हैं या डिफेक्टेड मटेरियल होता है वो तो जाहिर सी बात है वो वेस्ट में जाएगा, तो आप 100% एफिशिएंसी पे काम नहीं कर पाते, तो 70% पे 75% पे 80% पे काम करता है, तो जितना भी 20-30% जो भी उसका जो स्क्रैप मटेरियल होता है वो दोबारा हम यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, अब आइए इसके बाद आ जाइए इसकी कॉस्टिंग के ऊपर आ जाइए। कॉस्टिंग मेथडोलॉजी में क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि कॉस्टिंग के अंदर जैसे मैंने अर्ज किया कि जो हम सेल जो करते हैं वो पर पीस पे करते हैं, और जो प्रोडक्शन यूनिट है वो टन्स में है, ग्राम में है, केजी में है। अब सेलिंग यूनिट पर पीस में भी है, ग्रॉस में, ग्रॉस कहते हैं जी 144 पीस का एक ग्रॉस होता है। तो इसमें अगर आप देखेंगे जो बोतल को अलाउड वेट किया गया है बोतल का, वो जो बॉटलर्स होते हैं उनकी तरफ से 325, जो रेगुलर बॉटल जिसमें हम बेवरेज वगैरह पीते हैं 250 ml वाली, उसका 325, मैं एग्जांपल एक कोट कर रहा हूँ, आपको स्क्रीन पे भी यहाँ नज़र आ जाएगा, 325 ग्राम की होती है वो। उसके 5 रुपये पर 65 पैसे या 5.65 रुपीज़ जो हैं वो पर बॉटल मिलते हैं। तो जो टन्स में उसकी वैल्यू बनती है वो 17,385 जो है उसकी 17,385 रुपीज़ की टन्स में वैल्यू बन जाती है। अच्छा, अब क्योंकि ये बॉटल जो है इसमें ये बनती 375 पे ना, तो ये टेक्निकल रीज़न की वजह से ही मैं पुराना अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, तो ये बनती 375 पे, तो इसमें 5 ग्राम का टॉलरेंस लेवल भी होता है कि वो 5 ग्राम ऊपर नीचे जो है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये थोड़ी सी हैवी वेट बनती थी, अब ये 50 ग्राम एक्स्ट्रा जा रहा है, तो पैसे उसके हिसाब से अगर आप पर पीस के पैसे निकालें तो वो 6.52 बनते हैं। ठीक है, तो ज़ाहिर है उस 50 ग्राम के भी पैसे चाहिए, या उसके टनेज निकालें तो वो 20,059 रुपीज़ बन रहे हैं, लेकिन वो बेसिकली मिल नहीं रहे होते, तो आपको जो बॉटलर्स है वो तो 5.65 उसी में देगा पैसे, और ये 17,000 रुपये पर टन के हिसाब से, 17,385 रुपये पर टन के हिसाब से पे करेगा। तो ये एक इशू आता है, और बाकी जो 50 ग्राम है वो तो वेस्ट जा रहा है, उसको हम एक्स्ट्रा वेट दे रहे हैं जो उसके भी किसी काम का नहीं है, बॉटलर के भी किसी काम का नहीं है, क्योंकि उसे वॉल्यूम चाहिए होता है, उसको बेसिकली वेट से इतना करते हैं नहीं होता, उसे इतनी स्ट्रेंथ चाहिए होती है कि बोतल टूटे ना। तो उसको बेसिकली तो 250 ml का वॉल्यूम चाहिए, जो लिक्विड उसने उसमें फिल करना है, जो उसने मशरूब उसमें भरना है, तो वो तो बेसिकली नहीं बल्कि वॉल्यूम चाहिए होता है। तो ये थोड़े से इश्यूज आते हैं जिनको टेक्निकली देखना चाहिए और उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन ये कुछ इश्यूज होते हैं इंडस्ट्रीज में, मैंने देखा कि वो इन चीज़ों बाज़ कंट्रोल में नहीं आ पा रही होती हैं, और कॉस्टिंग में भी क्योंकि डिपार्टमेंट नहीं होते तो इश्यूज आ जाते हैं। तो ये 50 ग्राम जो अब ये ज़ाया हो रहा होता है तो उसका क्या होता है, क्योंकि बीच में मैंने बताया कि 20% एफिशिएंसी नहीं है, आप 80% पे काम कर रहे हैं या 75% पे काम कर रहे हैं, तो ये जो बीच का जो 20-25% जो है वो ज़ाया हो रहा है, वो बेसिकली वो कलर जो टूटा हुआ शीशा होता है वो आपको वापस मिलता है। ठीक है जी, ये वापस मिल जाता है। ठीक है, वो रीयूज़ जो है वो आपको, एक तो 50 ग्राम एक्स्ट्रा चला गया जो आपके टोटल प्रोडक्शन, समझ लें कि आपने 50 ग्राम आपने हर एक के ऊपर चला गया, तो एक मैं फॉर एग्जांपल एक कोट कर रहा हूँ कि आपने जी 75 ग्राम सही गया, 25 ग्राम आपने एक्स्ट्रा दे दिया उसको, तो ये एक इशू जो है वो आ रहा होता है। और साथ साथ जो उसके आपको उसके पैसे आपको नहीं मिल रहे होते, लेकिन जो इनएफिशिएंसी की वजह से या जो 20% जो इनएफिशिएंट एरिया होता है वो शीशा जो है वो टूटा हुआ शीशा हमें वापस मिल जाता है करेक्ट की शेप में, जिसे हम दोबारा यूज़ कर लेते हैं। ज़ाहिर उसकी कीमत एक दफ़ा लग गई है, ठीक है, लेकिन उसमें भी एक प्रॉब्लम ये होता है कि वो आपने तो उसको प्रोडक्शन की मिसाल के तौर पे आपने जो कॉस्ट आई प्रोडक्शन की वो 1,000 रुपये है, और एक्चुअली मार्केट में हो तो वो 600 रुपये का मिल जाता है उस वैल्यू का शीशा जो है। तो क्या कहते हैं कि आपको 40% में भी लॉस हो रहा था, क्योंकि आपकी अकाउंटिंग कहती है कि जी आप जो ग्लास को जो यूज़ करेंगे वो, या इन्वेंट्री जो भी यूज़ करेंगे वो उसको रिकॉर्ड करेंगे लोअर ऑफ कॉस्ट मेथड के ऊपर। तो लोअर ऑफ कॉस्ट में यानी मार्केट वैल्यू या कॉस्ट वैल्यू दोनों में से जो कम होगी उसको लेकर जाते हैं। तो इस वजह से हमको एक जगह हमें यहाँ पे भी हमें कलर्ट के अंदर भी एक लॉस बर्दाश्त करना पड़ता है। तो इसके लिए बेस्ट ये होता है कि जी आप अपने जो है एफिशिएंसी लेवल्स को बढ़ाने की कोशिश करें, इस बात को कोशिश करें कि जी ये बॉटल जो है ये एक्स्ट्रा वेट पे क्यों चली जाती है, तो और इसकी कॉस्टिंग को भी जो है ये प्रोसेस जो है ये फाइन ट्यून होने चाहिए, इस पर कॉस्ट अकाउंटेंट का इन्वॉल्वमेंट बड़ा ज़रूरी है ताकि उसको पता हो। इसके अलावा अकाउंटिंग के अंदर अगर आप बात कर रहे हैं तो अकाउंटिंग में ये बात हमें पता होनी चाहिए कि मोस्टली जो अकाउंटिंग है हम कन्वेंशनल मेथड कर रहे होते हैं, हम रियल टाइम में जो है हम प्रोडक्शन की जो सिस्टम्स हैं उनको अडॉप्ट नहीं कर रहे होते, हम सिर्फ ये देख रहे होते हैं अच्छा यार सेल इनवाइस आ गई है, आपकी परचेज की इनवाइस आ गई है, परचेज ऑर्डर आ गया, हम अपने पास चलेगा, उसके बाद हमने एक वक्त पे किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे 6 महीने बाद या महीने के बाद इन्वेंट्री करा ली, उसकी एडजस्टमेंट ली और आगे चले गए। तो हमें रियल टाइम में अपनी मैनेजमेंट अकाउंटिंग या अपनी प्रॉपर कॉस्टिंग नहीं मिल पा रही होती। इसी तरह ये जो
कलेक्ट की है तो कलेक्ट में क्या है, कलेक्ट में जब आपने प्रोडक्शन में डाला, आपने फॉर एग्जांपल 1,000 रुपये का मटेरियल बना दिया, उसमें से 25 का जो था वो आपको रीयूज़ करना है वापस। अब उस 25 की कीमत जो है बेसिकली मार्केट से 15 रुपये मिलेगी आपको सिर्फ। तो आप क्या करेंगे कि अपनी उसमें से वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में से 1,000 में से आपने जो है नंबर ऑफ़ पीसेस बना लिए जितने बनाने थे आपने, ठीक है, उसकी कॉस्ट आपने 1,000 डाल दी, 1,000 में से आपने 25 जो है वो वापस इन्वेंट्री में लिया, इन्वेंट्री वापस आ गई, आपने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कम कर दी। एंड देन उसके बाद आप क्या करेंगे कि उस 25 को उसी वक्त आप जो है वो उसको रीवैल्यू करके, यानी कि 15 पे रिकॉर्ड करेंगे और 10 का जो है उसका उसी वक्त जो है जो भी आपको लॉस हो रहा है, अगर आप उसको उसी वक्त जो है लोअर ऑफ कॉस्ट मेथड वाले पे रीवैल्यू करके डाल दीजिए अपनी इन्वेंट्री को, तो आपको उसी वक्त आपकी कॉस्टिंग जो है वो अकाउंट्स में भी ठीक हो जाती है। ये एक मेथड है जो जो मैंने जज किया है, या मुझे लगा कि उसमें एक इशू है, इस तरह की बहुत सारी ट्रांजैक्शन है, अगर उनको प्रॉपरली रिकॉर्ड किया जाए, अकाउंट फॉर किया जाए, तो आपको जो है वो उसके अंदर कॉस्टिंग को और कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को, फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिकॉर्ड को तकरीबन एक दूसरे से मैच करने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो ये इसकी आपको जो मैंने स्लाइड्स दी हैं इसमें देखिएगा, कोई फर्दर डिटेल हो, कोई फर्दर क्वेरीज हो, कोई बात समझ में ना आती हो, तो आप हाँ रब्ता कर सकते हैं और हमें अपना फीडबैक दीजिए। और उम्मीद यही है कि आपको ये वीडियोस जो हैं वो पसंद आएंगी, ये सीरीज़ पसंद आएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है वो किसी और इंडस्ट्री के प्रोसेस के साथ हाज़िर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।